बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी हमने जो चैप्टर एंड किया है फैक्ट्री ओवरहेड का, यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं कॉस्टिंग की, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। कैसे बनती है वो FOH में हमने डिस्कस किया है, जिसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आपकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं मैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेकंड इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। जितनी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती। और इन्वेंट्री, या ये इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होती। जितनी भी आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ना तो वो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होगी, और यकीनी बात है जब वो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगी तो वो इन्वेंट्री का पार्ट भी नहीं बनेगी। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। प्रोडक्शन कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, यू नो दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स्ड। एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब जरा दोनों में देखिएगा, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये दोनों, इसको ए और बी अगर मैं नाम दूं, ए फिक्स कॉस्ट वेरिएबल के लिए, बी फिक्स कॉस्ट के लिए, और सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन की जाएगी वो A प्लस B दोनों शामिल होंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मेजर्ड एट फुल प्रोडक्ट कॉस्ट। फुल प्रोडक्ट कॉस्ट ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये किसी सूरत में, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, मार्जिनल कॉस्टिंग हो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की डिस्कशन करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों शामिल होंगी, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर होगी। यानी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शैल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज शैल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन व्हाट वी डू अबाउट फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो बी कॉस्ट है दैट शैल बी नोन एज पीरियड कॉस्ट। तो मैं ब्रीफली ये कह सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट है, यानी वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। व्हाट इज अ पीरियड कॉस्ट? द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू अ पीरियड रादर देन प्रोडक्ट। यानी आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको ये कॉस्ट इनकर करनी है। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब भी कॉस्ट इनकर करनी है, प्रोडक्शन करेंगे तब भी इनकर करनी है, इवन ज्यादा करेंगे तब भी इनकर उतनी करनी है। तो लिहाजा इसको हम किसी सूरत में प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करते अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये जरा डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसका हिस्ट्री बता दूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. Afterwards, marginal costing was introduced in order to replace the absorption costing. बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये था। अनफॉर्चुनेटली
ये इसको सुपरसीड तो नहीं कर सकी। आज भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग हैज प्रूवन अ बेस्ट डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब जितनी भी आगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जहां डिसीजन मेकिंग मेरी शुरू होगी, सीवीपी एनालिसिस है, उसके बाद फिर आगे जितनी भी डिसीजंस मेकिंग है वो सारी की सारी मार्जिनल कॉस्टिंग पर है, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे नहीं है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। सो अब मैं कह सकता हूं कि वी मोस्टली यूज द मार्जिनल कॉस्टिंग as a decision making tool and absorption costing as a costing technique। हाँ, इस चैप्टर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ कॉस्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जामिनेशन में जब भी इसका क्वेश्चन आए, बहुत कम आता है, अभी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है और ये हर 3-4 अटेम्प्ट के बाद ही आता है। इसमें एक ही क्वेश्चन होता है हमेशा, यानी वो रिक्वायर करता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ अंडर बोथ मेथड्स, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल में भी। और फिर वो ये कहता है कि रिकंसाइल द प्रॉफिट्स, दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करो, यानी ये पूरा क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन मिनिमम 15 मार्क्स का होता है। जरा लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। सिंपल इनकम स्टेटमेंट जो फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है, हाँ अलबत्ता मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टेक्निक है। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना, तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे वो जरा देखते हैं। अभी जरा पहले स्टेप पे मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आते हैं। इनकम स्टेटमेंट, absorption costing, it is very much similar to the income statement which we have discussed in the financial accounting as well. There's not a big difference between the income statement as we have discussed in the financial accounting and now in this management accounting। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम स्टार्ट कहां से करते हैं? ऑब्वियसली सेल्स से। सेल्स कैसे निकलेगी? अच्छा, इसमें सारी मैं कैलकुलेशन दरमियान में ब्रैकेट में शो कर रहा हूं। सेल्स हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट सेल किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स प्राइस से। एक यूनिट की जो सेल प्राइस है उससे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट बिकम्स अ सेल्स। ये सेल्स इस कॉलम में ले आएंगे, ये 2 कॉलम बना देते हैं। अब इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मली अगर मैं डिस्कस करूं ट्रेडिंग बिजनेस को, तो हम सिंपल कहते हैं ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जो कि अब हम पढ़ेंगे यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, परचेज कॉस्ट की जगह सिर्फ वर्ड रिप्लेस होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लिहाजा बाकी सेम वही चीज है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जब मैं लूंगा तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? यूनिट्स लूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री के कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इस यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये N1 का वर्ड लिख रहा हूं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर, इस एरिया में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या शामिल होगा। ए बी यानी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स, ये N1 यहां ला रहा हूं, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड।
और यहां पर जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड हो रहा है ये एब्जॉर्ब्ड होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पिछले जो फैक्ट्री ओवरहेड में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेना, एक्चुअल ओवरहेड्स यहां नहीं लेने होते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में डिस्कस किया था। इन चारों को जब मैं प्लस करूंगा इट बिकम्स अ यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, सारी पर यूनिट है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री आई, इसमें मैं ऐड करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री में भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है ना, लेकिन ये वो है जो पिछले साल प्रोड्यूस किए थे, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली वो है जो पिछले साल प्रोड्यूस किए थे और पिछले साल सेल नहीं हुए, यकीनन वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। लेकिन यहां जो प्रोडक्शन कॉस्ट में वो कॉस्ट लूंगा जो कि आपके इस साल आपने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में अगेन ये चारों कॉस्ट आएंगी, एक एक लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट मटेरियल कॉस्ट, यानी एक यूनिट पे जो मटेरियल की कॉस्ट लगी, ओनली मटेरियल कॉस्ट, per unit material cost, and this unit material cost might be different to those material cost which is included in unit product cost, because this material cost is related to the previous period। ठीक है, यानी ये डिफर हो सकती है। इसी तरह मैं दूसरा लूंगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में भी हम यही लेंगे, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट, अब मटेरियल कॉस्ट की बजाय लेबर कॉस्ट, यानी पर यूनिट लेबर कॉस्ट, ये दूसरी कॉस्ट ऐड होगी। थर्ड कॉस्ट इसी तरीके से हम ऐड करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और ये कैसे प्रोड्यूस होंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। हमने पिछले चैप्टर में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पढ़ा था, उस रेट के अंदर तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड हैं, चाहे वो फिक्स्ड है या वेरिएबल। सिर्फ यहां पर हमने क्या किया कि वेरिएबल का रेट अलग कर लिया और फिक्स का अलग कर लिया, ये प्लस होगा। और देन फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसमें भी सेम ऐसे निकालेंगे, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ये मेरी सारी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट में जब ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करूंगा तो इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? अगेन यूनिट्स लूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट हैं, इनटू यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब यहां पर जो मैं यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट लिख रहा हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री में, और ये जो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट लिख रहा हूं ओपनिंग इन्वेंट्री में, दैट मे डिफर, ये मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है लास्ट पीरियड की कॉस्ट को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट पीरियड की कॉस्ट को। और हाँ, अलबत्ता ये जो कॉस्ट है ये इन चारों का सम है, क्योंकि ये भी करंट पीरियड कॉस्ट है और ये भी करंट पीरियड कॉस्ट है। कॉस्टिंग में हम जो नॉर्मली टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी इसको लेस करेंगे। अब जो आंसर आता है नॉर्मली हम इसी को सीजीएस कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको सीजीएस नहीं कहूंगा, अभी इसको यही लिखूंगा, सीजीएस बन चुकी है। लेकिन अगर पिछले चैप्टर में आए तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जब आप पूरा साल कॉस्टिंग करते हो
पीरियड एंड पे जाकर आप देखते हो कि ओवर अब्सॉर्ब कितना है, अंडर अब्सॉर्ब कितना है। उसमें भी दो मेथड पढ़े थे, हाउ टू क्लोज द ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, क्लोज कैसे करेंगे। एक मेथड अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि क्लोज अंडर ओवर अब्सॉर्ब टू सीजीएस, तो ये सीजीएस में मैं क्लोज कर रहा हूं। अगर अंडर अब्सॉर्ब होगा तो इसका मतलब है कि कॉस्ट कम चार्ज हुई थी, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो यहां पर हमने ऐड करना है अंडर अब्सॉर्ब्ड या लेस करना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि अंडर अब्सॉर्ब दिया है या ओवर अब्सॉर्ब। लेस करेंगे ओवर अब्सॉर्ब्ड, और ये जितने भी अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड हो रहे हैं ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्योंकि वेरिएबल की वजह से ये डिफरेंस नहीं आता, ये फिक्स की वजह से आता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि बाय नेचर फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, जबकि प्रोडक्ट में आप कॉस्ट एब्जॉर्ब करते रहते हो, तो कई दफा एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाती है, कई मरतबा कम होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, नाउ वी कैन से इट इज सीजीएस। सिर्फ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, वहां पर अंडर ओवर अब्सॉर्ब का कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा, बाकी सेम वही चीज है और कोई फर्क नहीं है। अब जब मैं सेल्स में से सीजीएस लेस करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा ये आप पढ़ चुके हो, दिस इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है, इसके अंदर सारी की सारी वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में अकाउंट फॉर कर चुका हूं। अब सिर्फ रह गई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अब इसमें से मैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कर देता हूं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, जनरल कॉस्ट वगैरह वगैरह सारी, चाहे वो फिक्स नेचर की हो या वेरिएबल नेचर की, ये सारी की सारी आप लेस करते हो। यानी इन दोनों को अगर दोनों सेपरेट दिए हो तो दोनों को ऐड करके वो यहां से लेस कर दूंगा। जब लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा, दिस इज नॉन एज माय नेट प्रॉफिट। यहां पर टैक्सेशन वगैरह हम नहीं लाते, बेसिकली यहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह लो, लेकिन लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट है। दिस इज अ नेट प्रॉफिट under absorption costing. So this is a very similar to the format as we have discussed and in the financial accounting. जी, अब आइएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कंपैरेटिव बनाऊंगा ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सको। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है? मार्जिनल में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल होगी, इसके अंदर फिक्स प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल नहीं होगी। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। अब इसको कैसे ट्रीट करना है फॉर्मेट में, जरा इसके फॉर्मेट को भी देख लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट अब बनाएंगे हम, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसी तरह दो कॉलम बना लेते हैं। तो स्टार्ट इसका भी वहीं से करना है, क्योंकि इनकम स्टेट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट तो सेल्स से स्टार्ट करूंगा, और इसमें मैं जो चीजें शो नहीं कर रहा वो वही है सेम। सेल्स कैसे निकलेगी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने यूनिट आपने सेल किए हैं उनको उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी सेलिंग प्राइस से, एवरेज सेल प्राइस से, तो ऑटोमेटिकली मेरी ये सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें से अब मैं लेस करूंगा वेरिएबल सीजीएस, नॉट सीजीएस, वेरिएबल सीजीएस, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होगी। अब इसमें सीजीएस में वही चीजें आनी है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, लेकिन सिर्फ एक फर्क आपको नजर आएगा, फिक्स कॉस्ट में नहीं लूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री।
अब ये कैसे निकलेगी? यूनिट्स इनटू, यहां मैंने लिखा था यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, यहां पर आएगी यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट शामिल होगी? देखो यहां N1 में जब मैंने यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट की डिस्कशन की थी, इसमें 4 कॉस्ट शामिल की थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये 4 कॉस्ट हमने ऐड की थी। यहां पर आपने फिक्स को इग्नोर कर देना, यानी 3 कॉस्ट होंगी, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 का सम आएगा, बाकी सेम वही चीज होगी, 3 वही कॉस्ट आएगी। सो आई कैन से इन्वेंट्री, वेदर इट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, एज कंपेयर टू इनकम मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शैल ऑलवेज बी हायर, हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इन्वेंट्री में फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, इसकी इन्वेंट्री में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती, सिर्फ ये फर्क है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा, वहां पर ऐड किया था प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहां करूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल बिल्कुल आएगा सेम जैसे मैंने वहां लिखा हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस इनटू यूनिट मटेरियल कॉस्ट। फिर डायरेक्ट लेबर, सेम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट लेबर कॉस्ट। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, सेम as written in the absorption costing, unit produced into variable overhead absorption rate। लेकिन सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड यहां नहीं आएंगे, बिकॉज we have already discussed that a fixed production cost shall be treated as a period cost rather than a product cost। हर वो कॉस्ट जिसको मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट कॉस्ट है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, हर वो कॉस्ट जिसको मैं कहता हूं ये पीरियड कॉस्ट है, एंड इट कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो लिहाजा इसको प्लस कर लेते हैं यहां तक, और प्लस करने के बाद अब इसमें से लेस करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? यूनिट्स इनटू यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट, सेम उसी तरह जैसे मैंने आपसे ओपनिंग इन्वेंट्री की डिस्कशन की, प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको लेस करोगे। अब इसके बाद जब लेस किया था तो मेरे पास सीजीएस नहीं आई थी, बल्कि उसमें फिर मैंने अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड को एडजस्ट किया था। लेकिन ये अंडर ओवर अब्सॉर्ब किसकी वजह से आते हैं? फिक्स की वजह से। यहां चूंकि कोई फिक्स कॉस्ट हमने नहीं ली, कोई अंडर ओवर अब्सॉर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खत्म हो गया। तो ये जो कॉस्ट आएगी, दिस इज नॉन एज वेरिएबल सीजीएस। अब सेल्स में से जब मैं वेरिएबल सीजीएस लेस करूंगा, वेरिएबल सीजीएस, इसको हम नाम देते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहूंगा अभी मैं, दिस इज नॉन एज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। पूरा नाम लिखूं तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। अब इसमें से मैंने फर्दर लेस करनी है वेरिएबल, पहले सारी वेरिएबल को लेके चलो, अभी फिक्स कॉस्ट कहीं नहीं ली मैंने। लेस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो यहां पर जब मैंने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ली थी तो डिस्टिंग्विश नहीं किया था, दोनों ऐड की थी। यहां सिर्फ वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, और जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो इसमें से माइनस करूंगा। जब माइनस करता हूं, अब जो आंसर आ रहा है इसको मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहूंगा, सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन या नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, नेट का वर्ड भी और सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी लिखोगे, ये नेट ही होता है, सिंपल। लेकिन
ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सेपरेटली डिस्क्लोज और शो करना बहुत जरूरी होता है। ओके, जब ये भी लेस कर लिया, अब मेरे पास सिर्फ रह गई फिक्स कॉस्ट। देखो क्वेश्चन इसके मुताबिक मैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले चुका हूं और अभी मैंने आपके सामने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी ले ली। अब सिर्फ रह गई फिक्स कॉस्ट, वो प्रोडक्शन रिलेटेड भी और नॉन प्रोडक्शन भी। सिंपली अब वो मैं लेस कर देता हूं और यहां हेडिंग दूंगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट दो होंगी, प्रोडक्शन रिलेटेड भी और यहां कोई एब्जॉर्ब नहीं करनी, एक्चुअल और नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड भी। ये दोनों कॉस्ट को मैं यहां प्लस करके माइनस कर देता हूं। नाउ द आंसर इज नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब देखिएगा ये दोनों मैंने फॉर्मेट आपके सामने बनाए। देखो प्रॉफिट होता क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट इन सिंपल वर्ड्स? सेल्स माइनस कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल। मुझे आंसर आपने ध्यान से देना और गौर से सुनिएगा। सेल्स जो मैंने एब्जॉर्प्शन में ली है, जो मार्जिनल में ली है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? आंसर इज नो, देयर इज नो डिफरेंस, सेम लिया। अब कॉस्ट लेस करनी है, कॉस्ट दो होती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो जो वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहां ली है, इसमें ये तीन कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहां ली है प्रोडक्शन की, और यहां जो नॉन प्रोडक्शन की वेरिएबल ली है, नॉन प्रोडक्शन की ली है, ये भी सेम है। इवन जब मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूं तो फिक्स कॉस्ट यहां पर जो मैं ले रहा हूं और यहां पर जो प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट ले रहा हूं वो डिफर करती है, क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये एब्जॉर्ब्ड है और यहां जो मैं फिक्स कॉस्ट ले रहा हूं प्रोडक्शन वाली, ये एक्चुअल है। तो इसका डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर गौर से देखो तो ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड मैंने क्लोज किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट में अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है प्लस हुआ तो ये एक्चुअल के इक्वल हो गया, तो इसमें भी कोई डिफरेंस ना रहा। और जो नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है वो भी सेम है। तो बताइए कि ये जो आंसर है दोनों के सेम नहीं आने चाहिए? क्या ये आंसर सेम आने चाहिए एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में? एनी स्टूडेंट? नो सर। नो, क्या रीजन है, क्यों नहीं आने चाहिए? सीजीएस डिफरेंट है दोनों की। नहीं, अभी जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक तो सारी चीजें सेम ले रहा हूं मैं, फिर भी प्रॉफिट क्यों डिफर आ रहा है? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, ये याद रखना है, बाकी किसी वजह से डिफरेंस नहीं आता। यहां जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें फिक्स प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल है। यहां जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ सकता है वो कब आएगा? जिस वक्त आपकी इन्वेंट्रीज जो हैं वो डिफर करेंगी। अच्छा, अब यहां पर जरा ज़हन में रखिएगा, जो रिकंसिलिएशन वाला पार्ट मैंने कहा था, रिकंसाइल द प्रॉफिट, छोटा सा होता है, दो लाइनों का, उसको यहां देखा। अच्छा, ये तो डिसाइड हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये है कि द प्रॉफिट्स कैन बी इक्वल। इसमें मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी यस, कैन बी इक्वल, यानी प्रॉफिट अंडर बोथ मेथड्स कैन बी इक्वल, कांट बी इक्वल। कब इक्वल होगा और कब इक्वल नहीं होगा, याद रखिएगा। व्हेन इन्वेंट्री लेवल्स shall not change, यानी क्या मतलब हुआ कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री, अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैंने, लेवल का वर्ड लिखा है,
मींस अगर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी 2000 यूनिट्स है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 2000 यूनिट्स है, अमाउंट बेशक डिफर करती हो, चाहे आप मार्जिनल में प्रॉफिट निकालो या एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट निकालो, द प्रॉफिट विल नॉट चेंज, प्रॉफिट सेम आएगा। लेकिन इसका मतलब फिर कहां इक्वल नहीं आएगा? व्हेन इन्वेंट्री लेवल्स level shall not be same, यानी जब ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स दोनों सेम नहीं होंगे, याद रखिएगा वहां पर प्रॉफिट मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का इक्वल नहीं आएगा, और जहां इक्वल नहीं आएगा वहां रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, रिकंसाइल द प्रॉफिट। अब आइएगा नेक्स्ट में, जब ये इक्वल नहीं आ रहा, अब सवाल ये है कि दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। एक तो ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल इज ग्रेटर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल, एक ये सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल इज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। लेवल का मतलब आपने ज़हन में रखना है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट्स नॉट द अमाउंट, ठीक है। अगर सिचुएशन ये हो कि ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500 है, वो चाहे अब्जॉर्प्शन हो या मार्जिनल, दोनों में सेम होगी, यूनिट्स में अमाउंट में डिफर करेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग शैल बी हायर, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग shall be higher। और इसकी लॉजिक क्या है ज्यादा होने की? क्योंकि देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, ओपनिंग ज्यादा है, ओपनिंग कॉस्ट को बढ़ाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को बढ़ाती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करती है। जब ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से इसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इसमें कॉस्ट कम आ रही है। जब इसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी तो इसका प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का कम आएगा, और इसमें कॉस्ट कम होगी तो मार्जिन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस वजह से मैंने लिखा कि प्रॉफिट अंडर मार्जिन कॉस्टिंग शैल बी हायर। लेकिन अगर मैं उल्ट कर दूं, ओपनिंग इन्वेंट्री 1500, क्लोजिंग 2000, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ज्यादा होगी नेचुरली सीजीएस कम होगी, क्योंकि ऑलवेज इन्वेंट्री इज हायर इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। यहां जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, इसकी सीजीएस कंपैरेटिव एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो इसका प्रॉफिट हायर होगा। तो आपने यहां पर लिखना है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शैल बी हायर। Absorption costing shall be higher। अच्छा, ये तो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, जब न्यूमेरिक लूंगा, वैल्यूज लूंगा, तो ये ज्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा क्यों हो रहा है ज्यादा। लेकिन इसको अभी फिलहाल छोड़ो, सिर्फ मुझे ये बताओ इन दोनों में अगर चाहे प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा हो या अब्जॉर्प्शन में ज्यादा हो, इररिस्पेक्टिव दिस थिंग, मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए आपसे। मुझे ये बताइए कि जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट, यानी ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है, ये किस चीज की वजह से आ रहा है? इन्वेंट्रीज हो गए ना, इन्वेंट्रीज की वजह से आ रहा है, लेकिन किस कॉस्ट की वजह से आ रहा है? टेल मी एनी स्टूडेंट। शाबाश। सर फिक्स्ड। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स में भी कौन सी फिक्स? प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन। गुड। देखो फिक्स कॉस्ट में भी सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो अब्सॉर्ब होनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा इसकी जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो छोटी सी बनती है, इसी फॉर्मेट को यूज करूंगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी के थ्रू मैं रिकंसिलिएशन बना रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहां से करना है, whether we should start from absorption
अगर मैं एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करूंगा तो क्लोज होगा मार्जिनल में, मार्जिनल में स्टार्ट करूंगा तो क्लोज होगा एब्जॉर्प्शन में। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी ले लो। बट मैं जो मेथड करवा रहा हूं उसमें जरा एग्जाम में याद रखना आसान होता है, क्योंकि एग्जाम का एक प्रेशर होता है। तो कई दफा ये चीजें जो हैं ये माइंड से निकल जाती हैं और वहां जाके इंसान ये भूल जाता है किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। तो इसलिए एक फॉर्मेट याद रख लो। मैं लूंगा एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन को इसलिए मैं ले रहा हूं, अल्फाबेटिक चल रहा हूं। अब्जॉर्प्शन ए से स्टार्ट होता है, मार्जिनल एम से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने ए से स्टार्ट कर दिया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस प्रॉफिट को यहां लूंगा। अच्छा, अब देखिए इसमें अब मैंने डिफरेंस लेना है इन्वेंट्रीज का, इन्वेंट्रीज का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आप ऐड करते हो लेस करते हो, ऐड करते हो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं। ठीक है, मैं यही करने लगा हूं आपके सामने, ऐड करूंगा डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री, इन ओपनिंग इन्वेंट्री, और लेस करूंगा डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये प्लस माइनस करने के बाद अब जो आंसर आएगा दैट इज प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, अब ये जो मैंने ऐड और लेस किया तो खुद ब खुद ये प्रॉफिट, अगर इसका ज्यादा, आप देखो जब मैंने आपसे बात की, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, गौर से देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा प्लस हुई, ये माइनस हुई, तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट ज्यादा आ जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है तो ऑब्वियसली लेस ज्यादा होगी, ऐड कम होगी, तो ये आपका कम हो जाएगा और ये ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शैल बी हाई। तो इसको आसानी से जेन में रखा जा सकता है। अल्फाबेटिक चलो, ए से स्टार्ट करो, खुद ब खुद एम पे क्लोज होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड करते हैं, अब भी ऐड कर रहा हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मली लेस करते हैं, अब भी लेस कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे जाना पड़ रहा है, तो फिर ये उल्ट कर देना है, यानी मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, लेस करूंगा डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करूंगा डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो एग्जामिनेशन में ऐसा भी होता है, समटाइम एग्जामिनर क्या करता है, वो ये कहते हैं जी कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ मार्जिनल कॉस्टिंग से। आप गौर से सुनिए, वो इनकम स्टेटमेंट अब्जॉर्प्शन की नहीं मांग रहा, पहली रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट बनाओ मार्जिनल कॉस्टिंग पे। फिर दूसरा ये कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो यानी सेकंड स्टेप पे वो ये कह रहे हैं कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकाल दो। उसने इनकम स्टेटमेंट नहीं की, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ, ये 3 मार्क्स का दिया हुआ है। अब पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, बल्कि मार्जिनल का प्रॉफिट निकला हुआ है, मैं मार्जिनल के प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा, इसको माइनस इसको प्लस करते हुए खुद एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकल आएगा। ये जो 3 मार्क्स उसने लिखे हुए हैं, ये अंडरस्टूड है कि रिकंसिलिएशन के थ्रू दूसरा प्रॉफिट निकाल। ठीक है, तो यहां पर हम उस तरह रिकंसाइल नहीं कर रहे कि दोनों प्रॉफिट निकाल कर फिर उसमें मैं रिकंसिलिएशन कर रहा हूं, बल्कि रिकंसिलिएशन को यूज करते हुए मैं सेकंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज द ओवरव्यू और ओवरऑल जो भी इस चैप्टर में एग्जामिनेशन में आ सकता है वो मैंने आपके सामने लिखा। अब यहां पर किसी को पहले कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लो और उसके बाद मैं आगे मूव करता हूं। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, बस ये सर ये बोर्ड के पिक्चर एक शेयर कर दें ग्रुप में, क्योंकि थोड़ा सा ओके जी, ब्लर है तो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। आज बोर्ड नहीं सही नजर आ रहा? सर वो मार्जिनल कॉस्टिंग से थोड़ा सा ब्लर है। ओके, थैंक यू सर।
जी मैं आपको शेयर कर देता हूं। जरा चेक कर दीजिए अगर सही पिक्चर आई है कि नहीं आई, नहीं तो मैं दोबारा भेज देता हूं। अच्छा, अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर ये सारा जितना फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है इसको हम अकाउंट फॉर कर लें। तो आज एग्जांपल तो लिखें क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है सॉल्व करने में, लेकिन एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल दूंगा जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, यानी आपको ये भी नजर आए कि अंडर ओवर अब्जॉर्ब कैसे हैंडल करना है, ये भी नजर आए कि आपकी इन्वेंट्री कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम होगी। तो ये मैं डाटा ले रहा हूं। Q1, Q2 एंड Q3। यहां मैं लिख रहा हूं बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स। Q1 में हम कह रहे जी कि 15,000 का बजट है यूनिट्स में, Q2 में 25,000 यूनिट्स का, Q3 में 10,000 यूनिट्स का। एक्चुअल प्रोडक्शन फर्स्ट क्वार्टर में आपकी 12,000 प्रोडक्शन हुई इन यूनिट्स, सेकेंड क्वार्टर में 29,000 प्रोडक्शन है और थर्ड क्वार्टर में प्रोडक्शन 10,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स 4,000, और यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ये खुद निकलेंगे। सिर्फ पहली मैं लिख रहा हूं Q1 में, ठीक। अब इसके बाद यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड फर्स्ट क्वार्टर में आपने 12,000 यूनिट सेल किए, सेकेंड क्वार्टर में आपने 27,000 यूनिट सेल किए, थर्ड क्वार्टर में आपने 14,000 यूनिट सेल किए। ठीक है, ये तीन डिफरेंट कर दिया। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ये टेबल अलग कर दीजिएगा यहां तक। अब इससे नीचे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ₹6 डायरेक्ट लेबर, 4 वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट ₹5, एंड वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 6। इसको करिएगा 8 कैलकुलेटेड एट एनुअल बजटेड लेवल ऑफ
70,000 यूनिट्स। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, बल्कि आप ले लें वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। %10 of sales price, और सेल्स प्राइस ₹40, और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ₹75,000 per quarter। ठीक है, ये सारा आपके सामने डाटा है, और इस डाटा की मदद से हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है 3 क्वार्टर्स की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी, मार्जिनल में भी, और उसको रिकंसाइल भी करना है। बेसिकली ये मैंने डाटा इस तरह बनाया है, इस फॉर्मेट में बनाया है कि कोई एक पीरियड ऐसा भी होगा, एक क्वार्टर ऐसा होगा जिसमें अंडर अब्जॉर्ब्ड आएगी, एक क्वार्टर ऐसा होगा जिसमें ओवर अब्जॉर्ब्ड आएगी, एक क्वार्टर ऐसा होगा जिसमें अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इन 3 क्वार्टर को मैंने इस तरह डिवाइड किया कि एक क्वार्टर ऐसा होगा जिसमें इन्वेंट्री लेवल सेम रहेगा। जहां इन्वेंट्री लेवल सेम होगा, आप देखेंगे कि प्रॉफिट दोनों का सेम आ रहा है। एक हमने ऐसा भी मैंने क्वार्टर लिया जिसमें इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कम है, वहां आप देखोगे कि प्रॉफिट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा है। फिर इसी तरह एक क्वार्टर ऐसा भी मिलेगा जहां ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, यानी इन्वेंट्री लेवल गिर रहा है, वहां आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी ये तीनों सिचुएशन आपको यहां पर नजर आएगी। तो ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं कर सकूंगा, बहुत लेंथी, और टाइम देख लें कितना है, जस्ट 12 मिनट्स हैं। अभी अटेंडेंस भी लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं कि थोड़ी बहुत डिस्कशन इस पर कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। जी, अमीर हमजा, प्रेजेंट। आयशा सोहेल, प्रेजेंट सर। हसन अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। हीरा नाहिद, खुर्रम खान, प्रेजेंट। लाइबा फातिमा, प्रेजेंट सर। लारेब कैसर, माहम जुबैर, प्रेजेंट सर। ओके, मार्गरेट, प्रेजेंट। मेहरीन एहसान, मिशेल जमीर, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अमान आरिफ, यस सर। अकील रजा, प्रेजेंट सर। समीर असलम, Present. रबिया इरम, समन खालिद, ओके ओके, समन खालिद, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके, समीर अहमद, यस सर। सरमद बशारत, प्रेजेंट सर। शबनम बीबी, शारिक नवाज,
सैयद मोहम्मद शर्जील। प्रेजेंट सर। शर्जील किधर गायब हुए थे यार, क्लासों में नहीं आ रहे सर थे? यहाँ पे कुछ इंटरनेट इशू था सर, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता रहा हूँ। तो इन्फॉर्म कर दिया करें, मैं लीव लगा दिया करूँ, एब्सेंट ज़्यादा हो जाती है ना। सैयदा ज़हरा। सॉरी। उसामा हफीज। Yes, sir. उसामा जावेद। उसामा शहजाद। उजैर इरफान। प्रेजेंट। यमुना आशिर। अब किसी की अटेंडेंस रह गई हो? विनीश कंवल। जी आज आपका हो जाएगा, मेरी बात हो गई थी और आज आपका आ जाएगा ना। और ओके सर। सर मुअज्जम भट्टी। जी मौजम, अभी आपका आज पहली क्लास है ना आपकी, मेरे ख्याल में बात हो गई थी सलमान साहब से? चलिए मैं लिख लेता नहीं हूँ। सर, आज चले आज मैं कर देता। ठीक है, इसी लेक्चर को जरा रिवाइज करें। सॉरी, रिकॉर्ड